हेलो 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 एंड वेलकम टू अ न्यू लेक्चर ऑफ क्लास विस्टा। जहाँ पे हम आज करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस इसके लिए एएससीबी बोर्ड एग्जाम फिजिक्स के लिए। ठीक है, क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस जो कि बहुत ही जल्द तुम लोगों का एग्जाम होने वाला है, उसमें सबसे ज़्यादा हाई चांसेस है इन डेरिवेशंस का आने का। ठीक है, तो इन टोटल मैं थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि आज का वीडियो कैसा जाएगा। इन टोटल देयर विल बी 30 डेरिवेशंस। अभी 30 डेरिवेशंस तुम लोगों का अभी करा के देना इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो मैं तुम लोगों को एक छोटा सा टाइमलाइन बता देता हूँ कि कैसे हम लोग ये टैकल करेंगे। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस जो ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में बोला है, सो इफ यू हैव नॉट वॉच द लास्ट वीडियो, पहला काम तो ये करो कि इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लो, लास्ट वीडियो अभी देख के आओ। ठीक है, आई एम वेरी वेरी थैंक यू, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू गाइस। तुम लोगों ने इतना सारा प्यार दिया लास्ट वीडियो में। अगर बाई चांस तुम लोग को ये वीडियो पहले आया है, तुम लोग ये वीडियो पहले देखे हो, लास्ट वीडियो नहीं देखे हो, तो मैं बोलूँगा प्लीज़ लास्ट वीडियो देख के आओ। बिकॉज लास्ट वीडियो में मैंने पूरा डिस्कस कर लिया है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स कौन सा है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। ठीक है, पीवाईक्यूज जो इंपॉर्टेंट है, ये सब लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो वहाँ से जो हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स किया है, उसमें से कुछ 10 हम लोग आज करेंगे। ठीक है, क्योंकि इन डेरिवेटिव्स का आने का चांसेस बहुत हाई। ठीक है, सो आई हैव कैटेगराइज्ड इट इनटू हाई एंड मॉडरेट चांसेस। ठीक है, हाई एंड मॉडरेट टॉपिक्स एंड हाई एंड मॉडरेट डेरिवेशंस। जो हाई चांसेस है आने का, वो हम लोग इस वीडियो में करेंगे, अब भी करेंगे। ठीक है, जो मॉडरेट चांसेस है, उसको हम लोग 2 पार्ट में तुम लोगों को मिल जाए। पहला पार्ट मॉडरेट चांसेस वाला, जो क्वेश्चंस मिलेगा, मतलब जो इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स है, उसका जो टॉपिक्स है, उसका जो क्वेश्चंस है, तुम लोगों को अभी के मतलब ये वीडियो लाइव जाने के साथ साथ तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुमको एक लिंक मिल जाएगा। किसका? टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का, जहाँ पे तुम लोगों को सब 30 आउट ऑफ 30 तुम लोगों को डेरिवेटिव्स मिल जाए एंड उसका सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस कुछ ही देर में, मे बी इन एन आवर और समथिंग। ठीक है, तुम लोगों को उसी टेलीग्राम चैनल में फिर से सॉल्यूशंस, मतलब जो सॉल्व रहता है, जो नोट्स तुम लोगों को चाहिए, सॉल्यूशंस मतलब नोट्स, तुम लोगों को सेम टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा विद इन 1 आवर या 2 आवर्स। ठीक है, इट्स प्रिपेयर्ड ऑलरेडी, लेकिन मैं तुम लोगों को थोड़ा सा गैप देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग पहले देख लो कि तुम लोग को कौन सा आता है, 30 में से 30 आता है कि नहीं आता। अगर नहीं आता तो कितना तुम लोग, सपोज 10 तो हम लोग यहाँ पे करेंगे ही। ठीक है, जो हाई चांसेस है 10 के आसपास, वो तो हम लोग करेंगे ही। उस 10 के अलावा कितना रिमेनिंग 20 जो बच रहा है, उसमें से क्या तुम लोगों को एक दो तुम लोगों के ऑलरेडी नोट्स में है क्या? अगर है तो उसको बढ़ते रहो, अगर कुछ भी नहीं है तो नोट्स तो मिल ही जाएगा। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट ऑल, हमने सब कवर करके रखा है। इस फिजिक्स के एग्जाम को हम लोग फोटेक। ठीक है, सो बिना किसी देरी के चलो हम लोग ये वीडियो शुरू करते हैं पहले डिराइवेशन के साथ। सो दिस इज अवर फर्स्ट डिराइवेशन, गॉसेस लॉ का डिराइवेशन है। We have an expression for the electric field. ठीक है, expression for the electric field due to a uniformly charged infinite plane sheet. ठीक है, infinite plane sheet, infinite plane वायर भी रहता है, infinitely long वायर जो होता है, उसका डेरिवेशंस भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ मिलेगा? ऑब्वियसली तुम लोगों को पता है, टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लेगा। डाउनलोड तो कर ही लोगे, लेकिन ज्वाइन भी कर। ठीक है, तो यहाँ पे इनफाइनेटली प्लेन शीट वाला हम लोग डेरिवेशंस करेंगे, क्योंकि इसका आने का चांसेस और थोड़ा ज्यादा है। जो थोड़ा मॉडरेट है उसको हम लोग पीडीएफ में रख दिया है हम लोगों ने। ठीक है, तो तुम लोग पीडीएफ में भी देख सकते हो। तो पहले मैंने ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे मैंने ये वाला जो तुम लोग देख रहे हो, ये दिस थिंग, दिस इज अ इनफाइनेटली, मतलब इनफाइनेट प्लेन शीट। ठीक है, इनफाइनेटली लॉन्ग प्लेन शीट है। ठीक है, जहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव 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 देखे मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया। ठीक है, यहाँ पे तुम लोग एक सिग्मा देखे हो, सिग्मा इज नथिंग बट द surface charge density. ठीक है, where sigma is equal to the surface charge density. surface charge density, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट वाला जो सेक्शन भी होगा ना, वो भी तुम लोगों को उस पीडीएफ में मिल जाएगा। सो इवन इफ यू आर डूइंग इट हियर, तुम लोग वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके और अच्छे से तुम लोग देख के कर सकते हो। ठीक है, नो वरीज अबाउट इट। चलो, सो सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब सरफेस में कितना पर यूनिट एरिया कितना है तुम लोगों का चार्ज
उसको हम लोग यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अभी इस प्लेन के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड, जब भी हम लोग कुछ भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का डिराइवेशन करेंगे, उसका एक्सप्रेशन निकालेंगे, तो हम लोग को एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग कौन सा गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब कंसीडर कर ले एक सिलेंडर वाला, ठीक है। दिस इज द गॉसियन सरफेस वी आर सिलेक्टिंग, दिस इज द गॉसियन सरफेस वी आर सिलेक्टिंग, या सिलेंडर, ठीक है। इस सिलेंडर में भी 3 फेसेस है। कौन सा? एक तो है ये वाला तुम्हारा, ठीक है, एक तो है ये वाला तुम्हारा, और कौन सा है, एक है तुम्हारा जो सरफेस है, कर्व सरफेस है। ये 3 फेजेस है तुम लोग, ठीक है। तो हम लोग ईच ऑफ दिस फेसेस में हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड करना है, निकालना है, एंड प्लस करके हम लोग को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे करेंगे, हम लोग को सबसे पहले पूरा सिलेंडर का नहीं चाहिए, एक छोटा से स्मॉल एक सेक्शन के बारे में हम लोग को जानना है कि इनफाइनाइटली स्मॉल सेक्शन हम लोगों ने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, एक थोड़ा सा छोटा सा एक सब सेक्शन यहाँ पे कंसीडर कर लिया, और एक छोटा सा सेक्शन हम लोगों ने, सपोज मान लो ये कर्व सरफेस है तो कहीं पे यहाँ पे भी कर सकते हो, लेकिन हम लोगों ने सपोज मान लो यहाँ पे कर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ds, दिस इज ऑल्सो ds, दिस इज ऑल्सो ds, ठीक है। द वेरी स्मॉल सेक्शन, ठीक है। चलो मैं इन सरफेस का नाम दे देता हूँ, सपोज दिस इज सरफेस 1, दिस इज सरफेस 2, दिस इज सरफेस 3, ठीक है। अभी अभी क्या जानना है, अभी हम लोगों को वेक्टर्स निकालना है, मतलब एरिया वेक्टर किधर जा रहा है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर किधर जा रहा है, ठीक है। तो जब भी हम लोग क्लोज्ड लूप, मतलब क्लोज्ड ये सरफेस जो लीड वाला सरफेस है सिलेंडर का, उसका जब निकालेंगे, सो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये प्लेन है, मान लो सपोज यहाँ पे मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, व्हाइट से, ये सरफेस है। तो एक प्लेन जब होगा, एक प्लेन शीट जो होगा, इसको 3D में अगर सोचोगे तो उससे ऐसे करके निकल रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस सरफेस विल बी मूविंग आउटवर्ड्स, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस लाइन। सिमिलरली इस सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मूविंग इन दिस आउटवर्ड्स, ठीक है। इस सरफेस में कैसा रहेगा, इस सरफेस में जो हम लोगों का कर्व सरफेस एरिया है, उधर में भी इट विल बी मूविंग आउटवर्ड्स, ठीक है। अभी एरिया वेक्टर तुम लोगों को पता है, इफ दिस इज द सरफेस देन इट्स एरिया वेक्टर विल बी अलोंग दिस लाइन ओनली। तो हम लोग और एक कलर से दिखा देते हैं कि एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा, ठीक है, एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा। नेक्स्ट, मतलब एरिया वेक्टर मतलब ds, ठीक है, नथिंग बट एरिया वेक्टर मतलब यहाँ पे ds, जो हम लोगों ने दिखा रहे हैं ऑलरेडी, हम लोगों ने दिखा दिया है। सिमिलरली इसका भी एरिया वेक्टर इधर रहेगा, इसका एरिया वेक्टर क्योंकि ये कर्व सरफेस है तो इधर में आएगा, दिस इज द एरिया वेक्टर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको रब कर देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, एंड इसको मिटा देता हूँ थोड़ा। दिस इज ds, दिस इज ds, ठीक है। दिस ऑल आर एरिया वेक्टर ds, ठीक है। चलो इसको भी थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ यहाँ पे, दीज आर द एरिया वेक्टर्स। अभी हम लोगों को क्या क्या जानना है, सिंपल सा चीज देखो। तो एक तो हम लोगों ने कंसीडर किया है, क्या, लेट ए सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस इज कंसिडर, ठीक है। अभी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हम लोग निकाल, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे हम लोग निकालेंगे, फ्लक्स हम लोग निकाल, इलेक्ट्रिक फील्ड तो चलो मान लो ही है, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग निकालेंगे, इट इज द क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, ई वेक्टर एंड डी एस वेक्टर का क्लोज इंटीग्रेशन। क्लोज इंटीग्रेशन मतलब ई डॉट डी एस जितना भी है, जितना भी सर्फेसेस है, सबका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोगों के पास 3 सर्फेस, ठीक है, 3 सर्फेस है। एक है नंबर 1 मान लो, तो इसका भी होगा ई डॉट डी एस, एक होगा नंबर 2, इसका भी होगा ई डॉट डी एस, और एक होगा नंबर 3, इसका भी होगा ई डॉट डी एस, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट पेज में लिखूंगा, सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात, एक पहले इस बारे में सोच लो। जब डॉट प्रोडक्ट रहता है, क्लास 11 में तुम लोगों ने कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो समझ लो। अभी डॉट प्रोडक्ट जब रहता है, तब हम लोग डॉट को उठाने के बाद, मतलब डॉट को हटाने के बाद हम लोग उसमें
कॉस वैल्यू ला, कॉस ऑफ दैट एंगल, ठीक है। दो वेक्टर है ई एंड डी एस, इन दोनों का कॉस एंगल का जो कॉस वैल्यू होगा वो डॉट को हटाएगा। अगर क्रॉस प्रोडक्ट रहता है, मान लो कहीं पे अगर ई क्रॉस डी एस होता, तो हम लोग इसको उठाने के बाद ई डी एस साइन थीटा, इसको हटाने के बाद क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है, डॉट प्रोडक्ट में कॉस कॉस थीटा आता है, ठीक है। सो इसको अब जब हम लोग हटाएंगे तब कैसा बन जाएगा, इट विल बी इंटीग्रेशन क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस विल बी इक्वल टू फर्स्ट सरफेस का ई डी एस कॉस थीटा, फिर सेकेंड सरफेस का ई डी एस कॉस थीटा, फिर थर्ड सरफेस का ई डी एस कॉस थीटा। अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई तो चलो मान लो यूनिफॉर्म, डी एस भी हम लोगों ने सेम इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया ही पकड़ा है, लेकिन थीटा का वैल्यू हर वक्त अलग है। यहाँ पे देखो दो एरो, बोथ ऑफ दिस एरोज आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू विल बी 0। तो फर्स्ट सरफेस के लिए थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0 डिग्री, यहाँ पे थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0 डिग्री, यहाँ पे थीटा का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि थर्ड सरफेस में देखो यहाँ पे जो ई वेक्टर है एंड इस डायरेक्शन में डी एस वेक्टर है, सो देयर इज अ 90 डिग्री एंगल बिटवीन दैट, ठीक है। तो यहाँ पे इन सबको अगर हम लोग पुट करेंगे, cos 0 इज 1, cos 90 इज 0, सो इस टर्म का कोई वैल्यू ही नहीं रहा, सिर्फ ये दो टर्म का वैल्यू है। सो इट विल बी सरफेस इंटीग्रेशन 1 ऑफ ई डी एस एंड सरफेस इंटीग्रेशन 2 ऑफ ई डी एस, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि यूनिफॉर्म है, इस कांस्टेंट, इसको हम लोग बाहर कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, फिर से ई बाहर निकल देंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस विल गिव, मतलब एक स्मॉल सरफेस एरिया हम लोगों ने पकड़ा था, स्मॉल सरफेस एरिया पकड़ा था डी एस। टोटल सरफेस एरिया कैसे पकड़ेंगे, टोटल सरफेस एरिया मान लो हम लोगों ने मान दिया इट इज ए, ठीक है। सो ई ए प्लस ई ए, लेट ए इज इक्वल टू, सॉरी कैपिटल ए होगा, लेट ए इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। सो दोनों को अगर ई ए प्लस ई ए विल बी 2EA, ठीक है। दिस इज योर एक्सप्रेशन नंबर 1, ठीक है। ई डॉट डी एस, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अभी क्योंकि गॉसियन थ्योरी अप्लाई करना है, तो गॉसियन थ्योरी कैसे अप्लाई करेंगे, वी नो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, वी नो closed loop integration of E dot ds is nothing but Q by epsilon naught, is nothing but Q by epsilon naught। अभी इक्वेशन 1 और 2 को जब देखेंगे कि दोनों का इक्वल टू इज द क्लोज लूप ऑफ E डॉट डी एस, इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, तो हम लोग क्या पुट कर सकते हैं कि 2EA विल बी इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड यहाँ से E का वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा, इट विल बी Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ तक तो पता है। अभी हम लोगों को थोड़ा सा एक फैक्चुअल चीज़ जानने के, मतलब जानना पड़ेगा यहाँ पे जानने के लिए, कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा इज नथिंग बट Q, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे हम लोग को एक टर्म नज़र आ रहा होगा Q बाई ए वाला, Q बाई ए वाला एक टर्म नज़र आ रहा है हम लोग। सो यहाँ पे मैं इसके जगह पे सब्सटीट्यूट करके बिठा सकता हूँ, Q बाई ए इज नथिंग बट सिग्मा then 2 epsilon naught. So E is equal to sigma divided by 2 epsilon naught. This is our proof. This is our expression. This is our required expression. ठीक है, सिंपल सा है, छोटा सा है। नेक्स्ट वाले में हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग डिराइवेशन देखेंगे ये वाला, ठीक है। Deduce the expression for the force per unit area. ध्यान रखना, फोर्स पर यूनिट लेंथ, सॉरी नॉट एरिया, फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स कैरिंग करेक्ट्स, ठीक है। सिंपल सा चीज है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, सिंपल सा चीज है। देखो कैसे करना है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डायग्राम ड्रॉ करके रखा है। सो मान लो दिस इज अ वायर, ठीक है। मैंने यहाँ पे 1 देके जो लिखा है, एंड दिस इज ऑल्सो वायर दैट इज 2, ठीक है। दीज आर 2 इक्वल लेंथ का वायर, दोनों का लेंथ सेम, ठीक है, दोनों का लेंथ सेम है।
अभी मान लो क्योंकि यहाँ पे पर यूनिट लेंथ दिया रहा है, दोनों का लेंथ तुम लोग मान सकते हो कि इट इज 1 मीटर। ठीक है, ऐसा यूनिट 1 मीटर में तुम लोग कंसिडर कर सकते हो, बट दीज आर ऑफ द सेम यूनिट। ठीक है, अभी दोनों में करंट है, एक में करंट है I1, एक में करंट है I2। ठीक है, यहाँ पे करंट आर फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर जाएगा, अगर बाई चांस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछ दिया ऑपोजिट डायरेक्शन, इट विल बी द सेम डायरेक्शन। ठीक है, कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ साइन चेंज का बारे में है, लेकिन वो भी तुम लोग अगर नहीं भी कंसिडर करोगे दैट विल ऑल्सो कैरी यू द मार्क्स। ठीक है, तो सिंपल सा चीज है, जनरल आइडिया पकड़ लो कि बोथ आर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन। तो I1 एंड I2 दो करंट जो जा रहा है दो वायर में, वन एंड टू में, दैट इज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ R। ठीक है, दोनों के बीच में R सेपरेशन। ठीक है, अभी देखो क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ करंट फ्लो देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, देयर इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, ये अंदर की तरफ होगा। यहाँ पे मैंने क्रॉस देके लिखा है कि इट विल बी गोइंग इनसाइड। ठीक है, इट विल बी ऑन द इनसाइड ऑफ द सरफेस, मतलब सरफेस के आर पार हो रहा है। यहाँ पे 3D में दिखाना अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन समझ लो कि मैग्नेटिक फील्ड विल बी गोइंग इनसाइड द सरफेस। ठीक है, सो B1 मैंने यहाँ पे क्रॉस देके लिखा है। तो क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ 1, 2 में एक फोर्स जनरेट हो रहा है। ठीक है, 2 में एक फोर्स जनरेट हो रहा है, जिसको मैंने F2 से डिनोट किया, सिमिलरली तुम 2 के बारे में, क्योंकि 2 में भी तो एक करंट चल रहा है, I2 वाला करंट चल रहा है, तो बिकॉज ऑफ 2 देयर विल बी ए फोर्स एक्सर्टेड ऑन 1 को एक फोर्स फील होगा, दैट इज गिवन बाय F1। दैट बोथ विल बी इक्वल, लेकिन किसी एक को परिवर्तन करना है, मैंने दोनों ही कंडीशन दिखा के। सिर्फ यहाँ पे क्या चेंज होगा, देयर विल बी डायरेक्शन चेंज। ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन अगर बाई चांस कैरी भी हो गया तो याद रखना, बिकॉज ऑफ दिस लूप, मतलब दिस वायर, नॉट लूप सॉरी, बिकॉज ऑफ दिस वायर 2 में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा दैट विल बी गोइंग इनसाइड, एंड इस बिकॉज ऑफ दिस लूप जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा दैट विल बी गोइंग आउटसाइड। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, कैसे डिराइव का। सिंपल सा बात है, फोर्स के फॉर्मूले को हम लोग को जान। ठीक है, फोर्स के फॉर्मूले को जानते हैं, कैसे करेंगे। फोर्स के फॉर्मूला क्या है, हम लोगों को अगर ये वाला चैप्टर तुम लोग थोड़ा सा भी पढ़े हो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, तो फोर्स का जो फॉर्मूला है, मैंने मान लेता हूँ फोर्स ऑन कंडक्टर 2। ठीक है, फोर्स ऑन कंडक्टर 2 क्या होगा, सपोज F2 जो मैंने पकड़ लिया, दैट विल बी नथिंग बट BIL साइन थीटा। फोर्स का फॉर्मूला ये है, फोर्स इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। सो BIL साइन थीटा। अभी क्योंकि फोर्स ऑन 2 that is due to the magnetic field of what, so that will be B1। ठीक है, फोर्स लग रहा है 2 में, किसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, 1 के वजह से, सो दैट विल बी B1 नॉट B2। F2 किसके लिए हो रहा है, B1 के लिए हो रहा है, लेकिन करंट किसका हम लोग पकड़ेंगे, जिस लूप में, जिस वायर में हम लोगों ने मतलब फोर्स ढूंढ रहे हैं, जिस वायर में हम लोगों को फोर्स डिराइव करना है, सो F2 में चल रहा है तो करंट भी I2 का होगा। ठीक है, तो सिंपल BI2L साइन थीटा। सो B1I2L। अभी साइन थीटा कितना होगा, समझो, क्योंकि ये अंदर की तरफ जा रहा है, मान लो कि ये अंदर की तरफ जा रहा है, दिस इज गोइंग इनसाइड, B1 इज गोइंग इनसाइड। करंट किधर जा रहा है, करंट इधर जा रहा है, इन दोनों के बीच क्या होगा, देयर विल बी ए 90 डिग्री का एंगल, दोनों के बीच विल बी 90 डिग्री का एंगल। सो साइन 90 डिग्री, साइन 90 हम लोगों को पता है 1 होता है, सो इट विल बी B1I2L। सो F2 विल बी B1I2L। सिंपल सा बात है, क्या कंसीडर करना है, वी कैन कंसीडर यूनिट लेंथ। ठीक है, फॉर यूनिट लेंथ L को हम लोग कितना कंसीडर कर सकते हैं, 1 मीटर। सो F2 कितना बन गया, B1I2। ठीक है, B1I2। अगेन हम लोग यहाँ पे B का वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, B का वैल्यू। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड का हम लोगों को पता है वैल्यू, B इज नथिंग बट 2 म्यू नॉट I1, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड U2 1 हो रहा है B1 के बारे में,
सिर्फ मैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में होता, B इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट I/4 ठीक है। सो B1 की जगह पे मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ इज 2 म्यू नॉट, क्योंकि B1 है सो इसलिए I1 लिख रहा हूँ डिवाइडेड बाई 4 पाई आर, एंड यहाँ पे एक I2 था सो इसका I2 आ गई, ठीक है। सिमिलरली वी कैन से F1 का भी सेम ही होगा, सिर्फ क्योंकि फोर्स 1 पे लग रहा है, अभी फोर्स 1 पे लग रहा है, किसके वजह से? B2 के वजह से, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 के वजह से इट विल बी B2, एंड किसके लिए हो रहा है, मतलब किस पे हो रहा है? I1 पे हो रहा है। सो B2 का वैल्यू अगर हम लोग पुट करेंगे विल बी 2 म्यू नॉट I2 I1 डिवाइडेड बाय 4 पाई आर। यहाँ पे तुम लोग 2 कैंसिल करके 2 भी लिख सकते हो, दैट इज अप टू यू, बट दिस इज द जनरल फॉर्मूला, इसको ही ऐसे ही निकालना। सिंपल सा बात है, सिर्फ कुछ लिखना पड़ेगा तुम। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ सिंपल सा छोटा सा करके दिखाया है, कुछ लिखना पड़ेगा, जो लिखना तुम लोगों को पता है, पीडीएफ में है, डाउनलोड करो, देखो, पढ़ो अच्छे से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वेयर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन इट्स प्लेट्स, ठीक है। इसके हम लोग देखेंगे तो क्या होगा। यहाँ पे मान लो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ए एंड ये दो पैरेलल प्लेट्स है, ठीक है। ई एरिया ऑफ ईच प्लेट कितना है? ए। यहाँ पे हम लोगों ने क्या पकड़ा है? लेट ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ ईच प्लेट। पहले कुछ कंडीशंस पकड़ लेते, ठीक है। ये प्लेट है, यहाँ पे दिखने में वायर है क्योंकि ये मतलब ऐसा है। सो दिस एंड दिस, इन दोनों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडिया है, दिस इज अ डाइलेक्ट्रिक मीडिया, दिस इज अ पैरेलल प्लेट ऑफ ए, दिस इज अ पैरेलल प्लेट ऑफ एरिया ए, ऐसे करके। सो यहाँ पे हम लोगों ने दिखाया है मतलब स्ट्रेट लाइन की वजह से, क्योंकि ये मान लो कि स्क्रीन के आर पार हो रहा है, ऐसा है, ठीक है। दोनों के बीच पे डिस्टेंस कितना है? डी है, ठीक है, डी। यहाँ पे मैंने कैपिटल दिया, स्मॉल डी कर दो, ठीक है। इस सेपरेशन बोल सकते हो, पर डिस्टेंस बोल सकते हो, सेपरेशन बोल दिया यानी सेपरेशन बिटवीन, ठीक है। थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कितना दिया है? ये दिस इज द डाइलेक्ट्रिक, दिस इज द डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है। इसका थिकनेस मैंने कितना पकड़ा है? टी, टी इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो अभी टोटल में है डी, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक है डी, इधर में से इधर तक हो गया हम लोग का टी, तो बचा कितना? दिस एंड दिस विल बी द थिकनेस ऑफ एयर गैप, दैट इज डी माइनस टी, थिकनेस ऑफ एयर गैप, थिकनेस ऑफ एयर गी, ठीक है। ये तीन चीज हम लोगों को पहला लोगों को डिफाइन करना होगा, मतलब इंट्रोडक्शन में कितना पड़ेगा। फिर हम लोग जाएंगे सिंपल सा एक डिराइवेशन है, बहुत ही छोटा सा सिंपल सा डिराइवेशन, देखो थोड़ा लंबा होगा लेकिन सिंपल सा है। हम लोगों को पहले क्या एक प्रिलिमिनरी पता है, वी नो चार्ज इज नथिंग बट C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। दिस इज, मान लो कि हम लोगों ने इसको वन इक्वेशन पकड़ा है, ठीक है। अगेन हम लोगों को पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज नथिंग बट, मैं हम लोगों ने थोड़ी देर पहले किया था, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने, यहाँ से हम लोग को क्यू का वैल्यू आ जाएगा सिग्मा ई, ठीक है, सिग्मा एम ई। इस वैल्यू को यहाँ पे मैं अगर पुट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? सी विल बिकम, इक्वेशन 1 विल बिकम सी इज इक्वल टू सिग्मा ए बाई वी। ये हम लोगों ने पहले एक छोटा सा मतलब एक चीज डिफाइन करी। अभी वी, वी मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल कैसे आए? पोटेंशियल कैसे आए? पोटेंशियल दो होगा, देखो चीज को समझो, क्योंकि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब मिडिल में आ गया है। अगर मान लो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं होता, सिर्फ एयर होता, तो हम लोगों के पास एक ही पोटेंशियल, इक्वल पोटेंशियल होता, एक ही पोटेंशियल। क्योंकि यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, तो इसके अंदर, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो जाएगा, ठीक है, एक पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो जाएगा। एंड इस एरिया में एक पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो जाएगा एयर गैप के वजह से, ठीक है। तो हम लोगों को दो पोटेंशियल डिफरेंस खोजना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं पकड़ लूँ, सपोज नाउ अगर मैं पकड़ लूँ कि P1 इज पोटेंशियल ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, एंड V2 इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू एयर गैप,
तो हम लोग को V1 एंड V2 के बारे में जानता है। V1 एंड V2 कैसे निकलेगा? वी नो, सिंपल सा चीज है, वी नो V कैसे निकलता है? वी नो, मैं एक छोटा सा चीज दिखा देता हूँ। E इज इक्वल टू बी बाई डिस्टेंस x पकड़ लो, तो V इज इक्वल टू ई एक्स से हम लोग निकाल सकते हैं। सो V1 को कैसे निकालेंगे? E T से, क्योंकि थिकनेस कितना है, डिस्टेंस कितना है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बारे में पकड़ रहे हैं ना, तो डिस्टेंस विल बी टी। सो यहाँ पे ई टी, लेकिन क्या यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग ई यूज करेंगे? डायरेक्टली ई यूज नहीं करके ई एम यूज करेंगे। ई एम मतलब ई ऑफ मटेरियल, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ डेनोशन की वजह से तो यहाँ पे ई डैश भी दे सकते, कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। ई आई इज इक्वल टू, जो करीब आता है यहाँ पे होगा कि ई एम को हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन एम टी, एंड सिग्मा बाई एप्सिलॉन को हम लोग फिर से चेंज कर सकते हैं, मतलब एप्सिलॉन एम को हम लोग चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि के का वैल्यू हम लोगों को पता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सिग्मा एम बाई सिग्मा नॉट, सो दैट विल बी के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, नॉट सिग्मा एप्सिलॉन, सॉरी स्लिप ऑफ टंग। तो सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट टी, बी आई V1 का वैल्यू। सिमिलरली B2 का जो वैल्यू होगा, B2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? फिर से ई टी, यहाँ पे अभी थिकनेस कितना बचा? एयर गैप का थिकनेस, एयर गैप का थिकनेस हम लोगों ने डिफाइन किया था D माइनस टी, क्योंकि टोटल था D, यहाँ से D चला गया, सो D माइनस टी। अभी यहाँ पे E क्या होगा? क्योंकि एयर में है, क्योंकि एयर में है तो एयर में कोई मटेरियल का E नहीं आएगा, इट विल बी सिंपली ई नॉट, ठीक है। तो ई नॉट के जगह पे हम बोल सकते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस डी, ठीक है। तो हम लोगों के पास दो वैल्यू आ गया, V1 एंड V2। टोटल नेट पोटेंशियल कितना आ जाएगा? नेट पोटेंशियल विल बी नथिंग बट V1 प्लस V2। सो V1 का वैल्यू आ गया सिग्मा के एप्सिलॉन नॉट टी प्लस सिग्मा एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने सिग्मा एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले सकते हैं, तो सिग्मा एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या बचा रहेगा? ओ, ये टी नीचे नहीं है, ये टी तो ऊपर है, ये टी तो ऊपर, सो दैट विल बी टी बाई के, ठीक है, प्लस प्लस यहाँ पर तो ये निकल गया, तो डी माइनस टी, दैट विल बी आवर इक्वेशन। इसको अभी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इस इक्वेशन को, मान लो इसको हम लोगों ने 4 नंबर दे दिए, 4 नंबर को हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे, 3 नंबर में पुट करेंगे, ठीक है। क्योंकि V का वैल्यू मिल गया, नेट पोटेंशियल मिल गया हम लोगों को, नेट पोटेंशियल का वैल्यू अगर मिल गया, टी इन इक्वेशन 3 क्या मिला हम लोगों को? क्या मिला हम लोगों को? पुटिंग इक्वेशन 3 C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस ई बाई के, दिस इज द जनरल फॉर्म। अभी यहाँ से तुम लोग स्पेशल केसेस कुछ डाल सकते हो। स्पेशल केसेस मतलब एक T इज इक्वल टू डी जब होगा, तब C इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी हो जाएगा। अगर T 0 हो जाएगा, देन C विल बी ए एप्सिलॉन नॉट बाई टी। सो ये ऐसे सिंपल मतलब स्पेशल केसेस भी तुम लोग बैठा सकते हो, बट दिस इज द जनरल फॉर्म, दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन, ठीक है। जनरल एक्सप्रेशन में से डायरेक्ट अगर पूछ ले तो यहाँ पे सिर्फ लास्ट में बिठाना है, ठीक है। तो ये वाला चीज याद करके जा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक व्हीटस्टोन ब्रिज का जो पार्टीशन होता है P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस, इसके थ्रू किरचॉफ्स लॉ के थ्रू, किरचॉफ्स लॉ से हम लोग डिराइव करें। तो मैंने यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज बना लिया है, सिर्फ मैंने करंट के बारे में नहीं लिखा है, क्योंकि करंट हम लोग एक साथ लिखेंगे, एक साथ समझेंगे। एक बार में अगर समझ आ गया तो तुम लोग कहीं पे भी KVL लगा सकते हो, मतलब किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ लगा सकते हो, या सेकेंड लॉ जो भी बोल लो, ये तुम लगा सकते हो, इजीली तुम लोग ये सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने एक ही बार में तुम लोगों को दो चीज सिखाऊंगा। एक, व्हीटस्टोन ब्रिज में मान लो ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, PQRS रेजिस्टर्स है, मिडिल में ये गैल्वेनोमीटर हम लोगों ने लगा दिया, एंड यहाँ पे हम लोगों ने आई चार्ज मतलब एक बैटरी लगा दिया, तो बैटरी से आई चार्ज आ रहा है। सो यहाँ पे आई चार्ज जा रहा है, यहाँ पे भी आई चार्ज ही जाएगा, यहाँ तक आई चार्ज ही रहेगा, लेकिन इसके बाद P में चला जाएगा। सो मान लो यहाँ पे तो चेंज हो जाएगा, यहाँ पे एक आधा चला जाएगा, यहाँ पे एक आधा चला जाएगा, तो दोनों में जो चेंज आएगा, सपोज मान लो यहाँ पे I1 चला गया, I1 चला गया, तो यहाँ से I1 जा रहा है, फिर यहाँ पे चेंज हो जाए,
कुछ यहाँ पे आ जाएगा, तो मान लो यहाँ पे आई जी चला गया, मैंने गैल्वेनोमीटर की बात बोली, आई जी, ठीक है। यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, इस पॉइंट में आया, इस पॉइंट में फिर से चेंज होगा। इस पॉइंट में चेंज होने पहले इस पॉइंट का देख लेते हैं। सो आई था, आई में से आई जी इधर चला गया, तो कितना बचा, आई वन माइनस आई जी बचा यहाँ पर। सिंपल सा बात समझ रहे हो ना, कि यहाँ तक आई आया इस पॉइंट तक, फिर इसके बाद आई वन चला गया, इस पॉइंट तक आई वन चला गया, फिर आई वन का दो टुकड़ा हो गया, एक तो चला गया आई जी, तो यहाँ पे कितना बचा, आई वन माइनस आई जी। सिमिलरली यहाँ पे अगर इस पॉइंट तक आई है और इस पॉइंट में आई वन चला गया, तो इस पॉइंट में कितना आ जाएगा, आई माइनस आई वन, ठीक है, आई माइनस आई वन। सिमिलरली इस पॉइंट में अगर आई जी है, इस पॉइंट में अगर आई वन माइनस आई जी है, तो यहाँ पे तो दो ऐड हो रहा है, क्योंकि ये भी इधर आके ऐड हो रहा है, ये भी इधर आके ऐड हो रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है, आई वन माइनस, सॉरी, आई माइनस आई वन, ये आ रहा है, और इधर से क्या आ रहा है, प्लस आई जी, ठीक है, प्लस आई जी ऐड हो रहा है। सिंपल सा चीज है। फिर ये दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों को ऐड करके देखना, तो भी ऐड, माइनस आई वन प्लस आई जी, माइनस आई जी, ठीक है, माइनस आई वन, एक मतलब प्लस करने के बाद माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, दैट विल बी आई। सो आई तरह जा रहा है यहाँ पे टू मोड के, कहाँ पे आई वन है, कहीं पे आई जी है, जहाँ पे आई माइनस आई वन है, फिर घूम के हम लोगों के पास आई करंट ही फ्लो हो रहा है। इतना सर्किट current flowing is I, but due to resistance that current is dropped and then again product, ठीक है। सो अभी आप लोगों को केवीएल अप्लाई करना है। केवीएल अप्लाई करने से पहले हम लोगों को एक चीज ध्यान में रखना होगा, डायरेक्शन ऑफ करेंट। डायरेक्शन ऑफ करेंट तुम देख सकते हो, करंट यहाँ से जा रहा है, सपोज इस लूप में देखेंगे, इस लूप में एक बार देखेंगे, फिर नेक्स्ट इस लूप में अगर हम लोग देखेंगे, इस लूप में करंट यहाँ से जा रहा है, यहाँ से आ रहा है, एंड देन यहाँ से जा रहा है। सो वी कैन से इट इज गोइंग क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में अगर घूम जाएगा, तो आप लोग अप्लाइंग केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इन क्लोज लूप ए बी डी ए। यहाँ पे इस क्लोज लूप में अगर हम लोग देखेंगे, क्या देख सकते हैं कि करंट का, सॉरी, वोल्टेज का वैल्यू कितना है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है, तो वोल्टेज इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आई आर, वी नो दैट बी इज इक्वल टू आई आर। सो बी इज इक्वल टू आई आर पुट करेंगे, इस लूप मतलब इस वायर में आई कितना है, आई है आई वन, आर कितना है, आर हम लोगों ने दे दिया है पी, इन दीज आर ऑल रेजिस्टर्स पी क्यू आर एक्स, तो यहाँ पे आई वन पी प्लस आई जी, ठीक है, आई जी, एंड ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, सो इट विल बी आई जी जी, ठीक है। क्योंकि देखो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, जाना चाहिए था उसको इधर, जा रहा है वो इधर, तो दोनों के बीच में एक डिफरेंस आ गया, डिफरेंस की वजह से यहाँ पे नेगेटिव सिंबल आ जाएगा। इसमें कितना है करंट, आई माइनस आई वन, एंड रेजिस्टेंस कितना है, आर पकड़। केवीएल में क्या होता है कि ऑल दिस वोल्टेज विल कम आउट टू जीरो, क्लोज सर्किट में वोल्टेज विल बी जीरो। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करके ये डिटेल करते हैं कि आई वन पी इज इक्वल टू आई वन पी प्लस आई जी जी। सिंपल सा बात है, आई जी इन अ गैल्वेनोमीटर करंट इज जीरो, सो आई जी विल बी जीरो, जीरो इंटू जी माइनस आई वन यू टू आर इज इक्वल टू जीरो। इसको इसका टर्म में तो वैल्यू जीरो हो गया, इस टर्म को हम लोग दूसरी तरफ लेके जाएंगे, इस टर्म को अगर हम लोग दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो आई वन पी इज इक्वल टू आई माइनस आई वन बाई आर, ठीक है। सिमिलरली इस लूप के बारे में एक बार थोड़ा सा देखो, इस लूप में क्या हो रहा है, करंट इधर से आ रहा है, फिर इधर से जाएगा करंट, फिर ऊपर जा रहा है, मतलब इधर आ रहा है। सो करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, करंट इज फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो अगर मैं यहाँ पे केवीएल अप्लाई करूँ, अप्लाइंग केवीएल इन क्लोज लूप बी सी डी बी, क्लोज लूप बी सी डी बी में अगर करंट अप्लाई करो, तो यहाँ पे सिमिलरली आई जी जी, वोल्टेज विल बी आई जी जी प्लस, यहाँ पे कितना है, आई माइनस आई वन प्लस आई जी इंटू एस इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना है, आई वन माइनस आई जी इंटू क्यू, ठीक है। नेक्स्ट पेज में जाएंगे सॉल्व करने के लिए।
आई जी जी अगेन तुम्हें पता है कि आई जी का वैल्यू इज 0, सो आई जी जी का वैल्यू भी आ जाएगा 0, विल बी 0। नेक्स्ट क्या है, आई माइनस आई वन प्लस आई जी, अगेन आई जी का वैल्यू 0, सो इट विल बी नथिंग बट आई माइनस आई वन इंटू एस माइनस, ठीक है, माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस होगी, टू टू 0, यहाँ पे डायरेक्टली ले लिया था, इट विल बी माइनस, ठीक है। सो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस आई जी, सो क्या बचा, आई बचा इंटू आई इंटू क्यू। इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो आई क्यू को इक्वल टू 0, आई क्यू को इधर रख देते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं, तो आई माइनस आई वन बाई एस, गिव दिस इक्वेशन एज नंबर 1, दिस इक्वेशन एज नंबर 2, ठीक है। दो इक्वेशन मिल गया अभी 1 से, तो 1 डिवाइडेड बाई आई वन पी डिवाइडेड बाई आई क्यू, आई क्यू, ठीक है। आई क्यू होगा या आई वन क्यू होगा, लेट मी चेक इट, विल बी आई वन क्यू ना, आई वन क्यू, यहाँ पे गलती करती, इट विल बी आई वन माइनस, सॉरी आई माइनस आई वन तो ठीक है, ये तो आई वन क्यू, सो आई वन पी डिवाइडेड बाई आई वन क्यू इज इक्वल टू आई माइनस आई वन आर, ठीक है, आई माइनस आई वन आर डिवाइडेड बाई आई माइनस आई वन एस, आई वन और यहाँ से आई माइनस आई वन का हमको कैंसिल कर सकते हो, तो क्या बचता है, पी क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। सो दिस इज अ कंडीशन फॉर विस्टर्न बीज, हम लोग को पता ही है, और यहाँ से हम लोग प्रूव भी हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट वाले में जाती, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चीज़ है, क्योंकि इसमें फेजर डायग्राम का भी यूज़ है, तो इसको ध्यान से देख लेना, बहुत ही सिंपल सा छोटा सा एक डिराइवेशन है। तो हम लोग शुरू करते हैं, क्या दिया हुआ है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इम्पीडेंस, ठीक है, एंड कंडीशन फॉर रेजोनेंस इन द सीरीज एलसीआर सर्किट। एलसीआर मतलब यहाँ पे एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है, एक रेजिस्टेंस, ठीक है। सो एलसीआर एक सर्किट मैंने बना लिया है, इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। सो सिंपल सा बात है, यहाँ पे हम लोगों ने एक एसी करंट में इस एलसीआर सर्किट को हम लोगों ने डाल दिया है। सो करंट विल बी सेम, ठीक है। मान लो यहाँ पे अगर आई करंट है एल में, सी में भी आई की करंट होगा, आर में भी आई की करंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आई ही करंट है, लेकिन देर विल बी डिफरेंस इन द वोल्टेज। यहाँ पे मान लो वी एल है, तो यहाँ पे बी सी होगा, एंड यहाँ पे वी आर होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज हम लोगों को ध्यान पे रखना है, एसी करंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक है, मतलब इंपॉर्टेंट एक नोट है, इसको याद रखना। इंडक्टर में वोल्टेज लीड्स करंट, ठीक है, इंडक्टर में वोल्टेज विल लीड करंट, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखूंगा वी एल। कैपेसिटर में वोल्टेज लैग्स करंट, ठीक है, वोल्टेज विल लैग करंट, सो इट विल बी पीसी, ठीक है, इट विल बी लैग। यहाँ पे मैं एरो देके सिर्फ ये की समझा रहा हूँ, फेजर डायग्राम में हम लोग और अच्छे तरीके से समझेंगे। पीसी में इट विल लैग, रेजिस्टेंस में इट विल बी इन द सेम फेज, ठीक है। पाई बाई 2 का डिफरेंस होता है, कैपेसिटर में इट विल बी लैगिंग, इंडक्टर में बी लीडिंग, ठीक है, इट विल बी लीडिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे। हम इसका फेजर डायग्राम ऐसे बनाएंगे कि आई तो चलो मान लो इस तरफ जा रहा है आई, ठीक है, मतलब आई को हम लोग इस डायरेक्शन में दिखा रहे हैं कि आई है, सेम डायरेक्शन में हम लोगों का बी आर भी होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे बी आर नहीं लिखा है, लेकिन मान लो कि बी आर भी इस डायरेक्शन में ही होगा, सेम डायरेक्शन बी आर। बी एल विल बी लीडिंग एंड वी सी विल बी लैगिंग, सो वी सी एंड बी एल। हम लोग ईज के लिए हम लोग ये मान लेते हैं कि VL is greater than VC. Let us consider VL is greater than VC. So VL is greater than VC. एक तो कुछ मतलब अगर ये बड़ा है ये कम है, मतलब VL is greater than VC. VC को अगर मैं माइनस कर दूँ, that will be our मतलब VL minus VC. इस पोर्शन में सपोज दिस इज द BC पोर्शन, तो टोटल अगर VL है तो ये VL माइनस BC वाला पोर्शन है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वोल्टेज विल बी इन दिस डायरेक्शन, वोल्टेज विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है।
voltage will be in this direction with making a phasor angle of phi. ठीक है, making a phasor angle of phi. अभी सिंपल सा चीज है, हम लोग देखेंगे कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है. V इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, मैं लिख देता. इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का फॉर्मूला है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी. ठीक है, अभी अक्रॉस आर क्या होगा, मतलब अक्रॉस द रेजिस्टेंस, इट विल बी नथिंग बट V इज इक्वल टू, मतलब वी आर इज इक्वल टू आई आर. ठीक है, अक्रॉस एल, ठीक है, मतलब कैपेसिटर, इट विल बी पी एल इज इक्वल टू आई एक्स एल, एंड अक्रॉस इंडक्टर, अक्रॉस कैपेसिटर बी सी विथ बी इक्वल टू आई एक्स सी. ठीक है, यहाँ पे एक्स एल एक्स सी क्या होता है, इट इज नथिंग बट रिएक्टेंस. ठीक है, दैट इज नथिंग बट रिएक्टेंस, एक्स एल एंड एक्स सी. एक्स एल अगर एल है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस है. ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है. अगर एक्स सी है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस. ठीक है, तो रिएक्टेंस का भी तुम लोग यहाँ से निकाल. नेक्स्ट, अभी इस डायग्राम से देखो, इस डायग्राम में हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि V, ठीक है, ये V इज नथिंग बट बी आर का स्क्वायर एंड बी एल माइनस बी सी का स्क्वायर का इक्वल, मतलब पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों ने सिर्फ अप्लाई की. दिस इज बी एल माइनस बी सी, दैट इज दिस इज नथिंग बट पी आर. सपोज दिस इज वी आर, सो इसको हम लोग बी आर पकड़ सकते हैं. दिस इज बी एल माइनस बी सी, ये अगर 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूस है, तो हम लोग क्या पकड़ सकते हैं, इन ट्राइंगल, नाम दे देना. ठीक है, कुछ भी तुम लोग नाम दे देना. V इज इक्वल टू, मतलब V स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस पी एल माइनस बी सी का स्क्वायर. इसको हम लोग अगर उठा देंगे, मतलब रूट लेके आएंगे, तो इट विल बी वी आर का स्क्वायर प्लस पी एल माइनस बी सी का स्क्वायर. अभी वी आर वी एल बी सी का वैल्यू पुट कर दो, सो V विल बी इक्वल टू रूट ओवर आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी स्क्वायर. ठीक है, अभी यहाँ से क्या हो जाएगा, तो आई स्क्वायर को बाहर निकाल सकते हो. बाहर निकालने के बाद मैं लिख ही देता हूँ, चलो, आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस यहाँ से तुम लोग अगर आई को निकालोगे, सो इट विल बी आई एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे आई स्क्वायर आ जाएगा. फिर इस आई स्क्वायर को तुम लोग अगर बाहर निकाल दोगे तो इट विल बी आई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, दैट इज द वोल्टेज का. तो नेट वोल्टेज का हम लोगों को मिल गया. अभी नेट वोल्टेज हम लोगों को चाहिए नहीं, हम लोगों को चाहिए क्या, इम्पीडेंस. इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू V बाई आई. ठीक है, V बाई आई अगर करेंगे, V का वैल्यू कितना आ रहा था हम लोगों को, आई बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई. सो आई से आई कैंसिल, Z विल बी इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी स्क्वायर. ठीक है, नेक्स्ट रेजोनेंस का कॉन्फिगरेशन. रेजोनेंस कब होता है, सिंपल सा चीज है, पहले रेजोनेंस होता क्या है इसको समझ लो. रेजोनेंस में सर्किट विथ, रेजोनेंस का मतलब ये सर्किट विथ मिनिमम इम्पीडेंस, मिनिमम जेड वैल्यू मतलब इम्पीडेंस. ठीक है, इस कंडीशन कब होगा, जब एक्सएल विल बी इक्वल टू एक्ससी एंड जेड विल बी इक्वल टू एक्सएल एंड एक्ससी हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर जीरो का स्क्वायर इज जीरो, रूट ओवर आर स्क्वायर हो जाएगा, रूट ओवर आर स्क्वायर बचेगा प्लस जीरो का स्क्वायर, मतलब जेड विल बी इक्वल टू आर. दिस इज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस. मान लो अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछ लिया तो यहाँ पे भी तुम लोग कर सकते हो. रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अगर पूछ लिया, वी नो ओमेगा एन इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी. ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी, तो ओमेगा स्क्वायर मतलब ओमेगा को इधर लेके जाओ, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एल सी. ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाई रूट ओवर एल सी. ओमेगा की जगह पे 2 पाई एफ लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1 बाई रूट ओवर एक्स सी, एंड यहाँ से एफ निकल के आएगा 1 बाई 2 पाई रूट ओवर एल सी. दैट इज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. मैंने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी एक साथ में तुम लोगों को करा दिया. रेजोनेंस आना चाहिए, रेजोनेंस आने का चांसेस है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी आ गया तो यहाँ से कर सकते हो. और दो चीज जो फेजर मतलब फेज डिफरेंस के बारे में है वो तुम लोगों को नोट्स में मिल जाए. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये वाला. ठीक है, ये वाला क्या है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब म्यू के बारे में हम लोगों को चाहिए. म्यू का वैल्यू ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ प्रिज्म.
ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के हिसाब से हम लोगों को म्यू का वैल्यू चाहिए। सिंपल सा बात है, पहले हम लोगों को एक एबीसी एक प्रिज्म को कंसीडर करना है जहाँ पे एंगल ऑफ द प्रिज्म इज ए। ठीक है, एंगल ऑफ द प्रिज्म इज ए। ठीक है, पी क्यू, सपोज यहाँ पे पी क्यू एक इंसिडेंट रे है मेकिंग एन एंगल आई विद द नॉर्मल। ठीक है, फिर वो रिफ्लेक्ट हो रहा है R1 पहले, फिर से रिफ्लेक्ट हो रहा है R2 फ्रॉम बोथ दिस साइड्स, फिर वो इमर्जेंट होके आ रहा है RS। सपोज मैंने यहाँ पे RS दे दिया, फिर वो इमर्जेंट होके आ रहा है मेकिंग एन एंगल E। इमर्जेंट एंगल इज E। ठीक है, इमर्जेंट एंगल E। अभी इस दो नॉर्मल को हम लोगों ने एक्सटेंड करके एंड पॉइंट में मिला दिया, एंड यहाँ पे इमर्जेंट एंड इंसिडेंट रे को हम लोगों ने एक्सटेंड करके इस पॉइंट में मिला दिया। इस पॉइंट का जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, नेक्स्ट अभी क्या है, इन सब लिखने के बाद तुम लोगों को एक चीज ध्यान से देखना होगा। मैं यहाँ पे ही तुम लोगों को थोड़ा सा चीज दिखा देता हूँ। QNR, ये वाला जो ट्राइंगल है QNR, इसमें क्या क्या तुम लोगों को मिल रहा है। एक तो है R1, R2 एंड दिस एंगल, ऑल दिस विल मेक 180 डिग्री। सिंपल सा चीज है, इट विल मेक 180 डिग्री इन ट्राइंगल QNR। हम लोगों को पता है R1 प्लस R2 प्लस एंगल QNR विल मेक 180 डिग्री। सो यहाँ से मुझे QNR का वैल्यू मिल गया। QNR का वैल्यू मिल गया कितना, 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 को इधर लेके चला गो। अगेन हम लोगों को AQNR, ये वाला जो रोम्बस है AQNR, ये वाला जो रोम्बस है इसको हम लोगों को देख रहे हैं। AQNR को देख लिया। AQNR में क्या होता है, ऑपोजिट साइड ऑफ अ रोम्बस विल इक्वल टू 180 डिग्री। सो ऑपोजिट साइड अगर मैं पूछ लो इन रोम्बस AQNR, एंगल A प्लस एंगल QNR will be equal to 180 डिग्री। Therefore एंगल A प्लस QNR का वैल्यू मुझे यहाँ से कुछ मिल गया 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2 इक्वल टू 180 डिग्री। 180 से 180 तुम लोग यहाँ पे डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो। तो एंगल A का वैल्यू कितना आ गया, ये इधर चला जाएगा तो R1 प्लस R2। एंगल A का वैल्यू आ गया R1 प्लस R2। दिस इज ऑल्सो डिराइवेशन, यहाँ पे भी कुछ आ सकता है इसकी वजह से भी। टोटल डेरिवेशन अभी तक खत्म नहीं हुआ। नेक्स्ट अभी हम लोगों को जानना होगा डेविएशन कितना आ रहा है। ये जो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन है कितना आ रहा है। टोटल एंगल ऑफ डेविएशन दो डेविएशन से बना होता है, 1 and 2, सम ऑफ डेविएशन ऑफ टू सरफेस। क्योंकि यहाँ पे सरफेस दो हैं, ये एंड ये, इन दोनों की वजह से दो अलग अलग सरफेस से में डेविएशन आएगा। ठीक है, सो वी कैन से जो नेट डेविएशन है या टोटल डेविएशन डेविएशन डेल्टा विल बी इक्वल टू del 1 प्लस del 2। ठीक है, del 1 इज नथिंग बट I माइनस R1 एंड del 2 इज नथिंग बट E माइनस R2। कैसे देखो, I माइनस R1, ये एंगल एंड ये एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल आर ऑपोजिट। ठीक है, सो ये वाला इक्वल होगा, दिस इज माई जो बाकी का एंगल है, दिस इज माई del 1, दिस इज माई del 2। ठीक है, ये दोनों का प्लस मिला के होगा। सो दिस del 1 एंड del 2, आई से अगर मैं R1 को माइनस कर दूं, ठीक है, मतलब क्योंकि ये टोटल है, ये उसका आधा है, इस पोर्शन को अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे ये पोर्शन मिल जाएगा। सिमिलरली ये एंड ये बड़ा एंगल इक्वल होगा। सो इधर में से अगर मैं इसको माइनस कर लूँ तो मुझे ये वाला मिल जाएगा। सिंपल उतना ही लिखा है मैंने, I माइनस R1 E माइनस R2। इसको अगर मैं रीअरेंज करूँ तो I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 मैं लिख सकता हूँ। अगेन R1 प्लस R2 का मुझे वैल्यू पता है क्या होता है, दैट इज इक्वल टू A। सो डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A। ठीक है, डेल्टा जो भी तुम लोग बोलो, T भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं, जो तुम लोग लिखना चाहते। अभी मिनिमम डेविएशन उन लोगों को निकालना है। एट मिनिमम डेविएशन डेल्टा डेल विल बी इक्वल टू 0। मतलब R1 विल बी इक्वल टू R2 इक्वल टू R एंड I विल बी इक्वल टू E। जब ऐसा हो जाएगा
तब ये दो इक्वेशन क्या बन जाएगा, ए क्या बन जाएगा, क्योंकि R1 प्लस R2 था, so this will become R1 and R2 is equal to R, so it will become 2R. And similarly delta is equal to I plus E minus A, I plus क्योंकि I and E is same, so it will become 2I minus A. so यहाँ से हम लोगों को I का वैल्यू मिल जाएगा डेल्टा प्लस A डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, डेल्टा प्लस A डिवाइडेड बाई। अगेन क्या करना है, ये सब वैल्यू तो निकल गया, अभी क्या करना है, हम लोग यूज करना है स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोल रहा है, स्नेल्स लॉ बोल रहा है μ1 साइन आई, मतलब क्योंकि यहाँ पे दो मीडियम है, एक रेयर एंड डेंसर, तो μ1 साइन आई विल बी इक्वल टू μ2 साइन आर, μ2 साइन आर, ठीक है। सो म्यू विल बी इक्वल टू μ2 बाई μ1 विच इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। आई का वैल्यू पुट कर दो, क्या मिल रहा है तुम लोगों को, साइन डेल्टा प्लस ए बाई 2 एंड साइन आर का वैल्यू कितना मिल रहा है तुम लोगों को, साइन आर का वैल्यू, मैंने यहाँ पे आर का वैल्यू निकाला नहीं है, आर का वैल्यू हो जाएगा ए बाई 2, सो इट विल बी साइन ए बाई, इसका वैल्यू म्यू का वैल्यू, दिस इज आवर फाइनल, जो हम लोगों को चाहिए, दिस इज आवर फाइनल रिलेशनशिप, ठीक है। इस रिलेशनशिप में जब तुम लोग ये वाला पूरा एक्सप्रेशन समझ लोगे, ये वाला पूरा डेरिवेशन कर पाओगे, तो यहाँ पे तुम लोगों को ना कि सिर्फ ये मिल रहा है, बट ऑल्सो यू आर गेटिंग मिनिमम डेविएशन का कंडीशन, मिनिमम डेविएशन का कंडीशन भी मिल जाएगा तुम लोगों को, एंड टोटल डेविएशन का कंडीशन भी मिल जाएगा, एंड एंगल ऑफ प्रिज्म का कंडीशन भी तुम लोगों को मिल जाएगा। एक साथ में हम लोगों ने सब कुछ कर लिया, एंड टोटल वाला ही आना, मतलब ये वाला ही आ सकता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग जो डेरिवेशन करेंगे वो ये वाला है कि यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल प्रूव द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब तुमको सिर्फ ये प्रूव करना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, सिंपल सा चीज है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, एक प्लेन मिरर को कंसीडर किया है एंड एक लाइट को कंसीडर किया, मतलब लाइट इज मेड अप ऑफ मेनी मतलब इनफाइनाइट रेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ दो रेस को लिया है, और इसी तुम 3-4 भी कंसीडर कर सकते हो, सो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब तुम लोग 3-4 कंसीडर करते हो, दो को कंसीडर करके करो, फुल मार्क्स मिलेगा एंड इजी भी होगा, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पे जो लाइट रेज आ रहा है, ये सपोज ये लाइट रे ये ए पॉइंट से बाउंस करके इधर चला गया, एंड दूसरा लाइट रे ये ए डैश पॉइंट से बाउंस करके इधर चला गया, ठीक है। दो लाइट रेज के बीच में एक, क्योंकि हाइगेन्स प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि दो लाइट के बीच में जो वेव फ्रंट होगा वो पैरेलल होगा, दैट वुड बी पैरेलल, ठीक है, 90 डिग्री में। तो यहाँ पे मैंने एक वेव फ्रंट डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर दिया है, ए बी एंड ए डैश बी डैश, ठीक है, सिंपल सा चीज है। अभी अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स प्रिंसिपल क्या बोलता है कि टाइम टेकन विथ फॉर ईच वेव फ्रंट विल बी सेम। मतलब क्या है, इसको मतलब को थोड़ा सा छोटे, मतलब एकदम सिंपल से समझेंगे। सपोज ये वाला जो पॉइंट है, सपोज ये वाला पॉइंट ए पॉइंट है, ये कहाँ तक जा रहा है, सपोज ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है इस पॉइंट, एंड इसको मान लो कि इसको लगा है टाइम टी। सो इस पॉइंट को इस वेव फ्रंट में जो ए बी वेव फ्रंट है, इस बी पॉइंट को, बी पॉइंट कहाँ तक ट्रेवल कर रहा है, बी पॉइंट यहाँ से लेके इस पॉइंट तक ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। सो इसको भी लगेगा सेम टाइम टी, दिस इज हाइगेन्स प्रिंसिपल। दो distinct points on the wave front will take same amount of time to complete same distance, ठीक है। जो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होगा, क्योंकि वो पैरेलल है, दे आर फ्रॉम द सेम डिस्टेंस, तो दोनों का टाइम टेकन भी इक्वल होगा, ठीक है, दोनों का टाइम टेकन भी इक्वल होगा। तो हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं कि जो ए से बी डैश जा रहा है, ए से बी डैश जा रहा है, जो टाइम टेकन होगा, टाइम टेकन ए से बी डैश जाने के लिए विल बी इक्वल टू द टाइम टेकन फॉर बी से ए डैश आने के लिए, बी से ए डैश आने के लिए सेम होगा, ठीक है। अभी इनका लेंथ क्या होगा, ए बी, मतलब ये डिस्टेंस क्या होगा, सिंपल सा चीज है, ये ए बी डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम इज विल बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना होगा, क्योंकि लाइट है तो स्पीड ऑफ लाइट सी, एंड टाइम हम लोगों ने यहाँ पे पकड़ लिया है टी। सो ए बी मतलब ए बी डैश, इसका डिस्टेंस इज सी टी। सिमिलरली बी ए डैश का भी, बी ए डैश का, क्योंकि टाइम पीरियड इज सेम, टाइम उसको सेम ही लग रहा है, तो स्पीड भी तो सेम ही होगा क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट, सो इसका भी होगा सी टी हो गया।
अभी हम लोगों का इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है ये वाला पार्ट, ये हम लोगों को देखना पड़ेगा इनका कॉन्ग्रुएंसी, मतलब थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल पोर्शन हम लोगों को ऐड करना पड़े। ठीक है, ज्योमेट्रिकल पोर्शन कैसे, हम लोगों को दो ट्राइंगल कंसीडर करना पड़ेगा। इन ट्राइंगल ए बी ए डैश एंड ट्राइंगल ए बी डैश ए डैश। कौन सा ट्राइंगल मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ। ए बी ए डैश मतलब ये वाला ट्रायंगल एंड ए बी डैश ए डैश मतलब ये वाला ट्रायंगल, दोनों को हम लोग कंसिडर करेंगे। सिंपल सा चीज है, देखो एक तो हो गया कि ए बी डैश एंड बी ए डैश दीज आर सेम, दोनों का वैल्यू इज सी डी, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी डैश इज इक्वल टू बी ए डैश। प्रूव्ड, ऑलरेडी प्रूवन है, प्रूवन। ठीक है, नेक्स्ट दोनों के बीच में ये साइड कॉमन है, ए डैश इज कॉमन, ए डैश कॉमन है। ठीक है, और क्या हम लोग लिख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है ए बी ए डैश एंड ये वाला जो एंगल है ए डैश बी डैश ए, दोनों ही 90 डिग्री है, सो इट विल बी 90 डिग्री। ए बी ए डैश बी इक्वल टू ए बी डैश ए डैश, इट विल बी 90 डिग्री। सो ये तो ट्राइंगल कॉन्करेंट है, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी ए डैश इज इक्वल टू सॉरी इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल ए बी डैश ए डैश। ये क्या, आर एच एस कंडीशन में। ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कंडीशन में ये दो इक्वल हो जाएंगे। सो इनके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था इस वाले से हम लोग समझेंगे। ये जो एंगल आई है, ये जो एंगल आई है, सो ये एंगल आर हो गया, ये एंगल आर है, सो ये एंगल आई हो गया, ये दोनों सेम लिख सकते हैं। एंगल आई वुड बी इक्वल टू एंगल आर सी पी। ठीक है, इसका वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्रूफ है, लेकिन ये सबसे इजी है। ये जियोमेट्रिकल प्रूफ से तुम लोग बहुत ही इजीली कर सकते हो, हाइगेनिस प्रिंसिपल से लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी प्रूफ कर सकते हो। चलो हम लोग नेक्स्ट डिराइवेशन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिराइवेशन इज यूजिंग फोर्स पोस्टुलेट डिराइव द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। सिंपल सा है, हम लोग हाइड्रोजन एटम लेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन एटम में क्योंकि प्रोटॉन है, सिर्फ एक ही प्रोटॉन है, तो हम लोगों ने इसको प्लस जेड ई कंसिडर कर लिया है और उसके रेडियस को हम लोगों ने सपोज आर एम कंसिडर कर। मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एटम है, सो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, इसको इस इलेक्ट्रॉन का मास है एम ई एंड ये ट्रेवल कर रहा है वेलोसिटी वी एन से। सपोज मान लो वी एन नहीं वी से, इजी हो जाएगा वी। ठीक है, वी से ऑर्बिट कर रहा है, मतलब बी से ट्रेवल कर रहा है। अभी अगर ये बी से ट्रेवल कर रहा है एंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में हो रहा है, सिंपल सा चीज है, और एन इलेक्ट्रॉन टू ऑर्बिट इन सर्कुलर पाथ, एक चीज याद रखना पड़ेगा तुम लोगों को कि सेंट्रीपिटल जो फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब उसको अंदर की तरफ धकेलता हुआ जो फोर्स है, उसको अंदर की तरफ धकेलता हुआ जो फोर्स है, सेंट्रीपिटल जो फोर्स होगा, दैट वी शुड बी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। कोई भी अगर ज्यादा कम हो गया, सपोज सेंट्रीपिटल फोर्स अगर ज्यादा हो गया तो ये बाहर चला जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन अगर ज्यादा हो गया तो ये अंदर हो जाए। ठीक है, तो ये बाहर का खिंचाव और ये अंदर का तरफ पुल कर रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों के बीच में एक इक्वल बैलेंस होना पड़ेगा ताकि वो ऑर्बिट में रहे, वरना वो आइदर वो खींचता चला जाएगा या वो उसको बाहर की तरफ धकेला जा रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स से वो बाहर की तरफ चला जाए। सेंट्रीपिटल फोर्स का हम लोगों को फॉर्मूला बताए, इट इज एम बी स्क्वायर बाई, हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का फॉर्मूला भी हम लोगों को पता है, इट इज नथिंग बट के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अभी थोड़ा सा इसको हम लोग मतलब इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, आर से आर को कैंसिल आउट कर सकते हो, क्या बचा एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू के Q1, मतलब यहाँ पे ये इसको मान लो Q1 है, इसको मान लो Q2 है, तो Q1 का चार्ज कितना है, Q1 का चार्ज है ZE एंड Q2 मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E डिवाइडेड बाई, यहाँ से ही कार चला गया तो R। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने R का वैल्यू मतलब R का एक एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, दैट इज KZE स्क्वायर बाई एम वी स्क्वायर। ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 हम लोगों ने दे दी। नेक्स्ट क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू फोर्थ क्वांटाइजेशन, फोर्स
क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉर एंगुलर मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू बोर क्या है एंगुलर मोमेंटम? एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई। एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई। यहाँ से हम लोगों को रेडियस का और एक फॉर्मूला मिल रहा है, दैट इज एन एच बाई टू पाई एम वी। सो इक्वेशन हम लोग इसको 2 लिख सकते हैं एंड इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। सो दोनों में ही आर इज कॉमन। सो इक्वेशन 1 एंड 2 को हम लोग अगर इक्वेट करेंगे, इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 अगर दिखाएंगे, तो हम लोग को क्या मिल रहा है कि सॉरी, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम लोग सेम दिखाएंगे तो के जेड ई स्क्वायर बाई एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई एम वी। ठीक है, यहाँ से हम लोगों को वेलोसिटी का v का वैल्यू निकाल सकते हैं कि 2 पाई एम वी, सॉरी 2 पाई नॉट एम वी, 2 पाई एम वी एंड एम वी तो कैंसिल हो गया, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी यहाँ पे है तो एन एच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे b का वैल्यू मिल गया। अभी b का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दो, यहाँ पे b का वैल्यू पुट कर दो। इसमें अगर पुट कर दोगे तो r का वैल्यू आ जाएगा एन एच बाई टू पाई एम टू पाई के जेड ई स्क्वायर एंड नीचे एन एच, वो ऊपर एन एच चला जाएगा, एन एच इंटू एन एच आ जाएगा। दोनों को मिला दोगे तो एन स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर एम। दिस इज नथिंग बट बोर रेडियस का फॉर्मूला। बोर के इनेट ऑर्बिटल का रेडियस का फॉर्मूला इज दिस। सो जो लास्ट हम लोगों का क्वेश्चन है वो है ये कि ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, सॉरी एक सेकेंड, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम एंड द इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर को हम लोग इस डायग्राम की तरफ से, इस डायग्राम की मदद से हम लोग समझ सकते हैं कि इनपुट करंट अगर यहाँ से हम लोगों को जा रहा है तो पहले हम लोगों को एक ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के बाद एक जंक्शन डायोड होगा। ठीक है, एक फॉरवर्ड बायस का जंक्शन डायोड एंड उसके बाद हम लोगों को आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म में क्या होता है, इनपुट एसी में देखो पूरा फुल साइन कर्व होगा, फुल साइन कर्व होगा। ठीक है, बिलो ओरिजिन एंड अबव ओरिजिन मतलब फुल साइन कर्व होगा। आउटपुट में क्या करेगा, वो जो ऑपोजिट फेज वाला है इसको वो काट देगा, ऑपोजिट फेज वाले को वो डिलीट कर देगा, सिर्फ और सिमिलर फेज वाले को रखेगा, मतलब अप फेज में जो जो है वो उसको रखेगा एंड डाउन फेज में जो जो है उसको काट देगा। सिंपल सा चीज़ है, हाफ वेव रेक्टिफायर का यही है। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में तुम लोगों को नोट्स में मिल जाएगा। फुल वेव रेक्टिफायर में इनपुट का सिग्नल तो फुल साइन वेव होगा एंड आउटपुट का सिग्नल क्या हो जाएगा, ये काटेगा नहीं, ये उसको फ्लिप कर देगा ऊपर ले में। फिर नेक्स्ट ये वाला तो यही होगा, फिर नेक्स्ट इसको क्या करेगा, काटेगा नहीं, इसको फ्लिप करके ऊपर ले आएगा, दैट इज फुल वेव रेक्टिफायर। इसके बारे में ऐसा होगा। ठीक है, सिंपल सा चीज़ है। इस वीडियो को हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट रख रहा हूँ मैं। क्यों शॉर्ट रख रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा टाइम अभी है वीडियो को देख के थोड़ा पढ़ना, थोड़ा आइडिया लेना। वीडियो का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वीडियो देख के ही चले जाओ। वीडियो का मतलब है कि आइडिया दो, क्या आ सकता है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको समझो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझने के बाद उसको तुम लोग अप्लाई करो, उसको तुम लोग पढ़ो, उसको तुम लोग रिवाइज करो और उसके बाद एग्जाम देने के लिए। ठीक है, सिर्फ वीडियो देख के एग्जाम पास नहीं हो जाओगे। ठीक है, इवन आई एम ऑल्सो सेइंग कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे चाहिए कि तुम लोग देखो। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर मी टू दैट यू गाइस गिव मी व्यूज, लाइक्स, शेयर्स एंड कमेंट्स। आई ऑल्सो लाइक इट, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम लोगों को सिर्फ ये चुपटा दिलासा देता रहा हूँ। वीडियो देखने से तुम लोग एग्जाम में पास तो नहीं करो, उससे तुम लोग आइडिया ले सकते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक ले सकते हो, इंपॉर्टेंट डिराइवेशन जो मैं बता सकता हूँ वो ले सकते हो, रिसोर्सेज ढूंढ सकते हो। लेकिन पढ़ना होगा तुम लोगों को खुद से। सो स्टडी एंड रिवाइज। ठीक है, स्टडी एंड रिवाइज। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने भी करीब 9 के आसपास, 9 या 10 कितना भी किया होगा, मान लो 9, हाँ 9 के आसपास ही हम लोगों ने किया है डिराइवेशन। बाकी का जितना भी डिराइवेशन है दैट विल बी ऑन द पीडीएफ। पीडीएफ का लिंक कहाँ पे होगा, वो टेलीग्राम में होगा। पहले क्या मिलेगा, पहले मिलेगा क्वेश्चन, टेलीग्राम में से तुम लोग क्वेश्चन मिलेगा, फिर कुछ देर बाद टेलीग्राम में मैं नोट्स भी डाल दूंगा। टेलीग्राम में तुम लोगों को नोट्स भी मिल जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट ऑल, सिर्फ तुम लोग पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो एंड
वेरी 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 थैंक यू लास्ट वीडियो को इतना सारा व्यूज देने के लिए। बहुत बच्चों ने डिमांड किया था ये डेरिवेशंस वाला वीडियो लाने के लिए, इसीलिए मैं अभी जल्दबाजी में ये वाला वीडियो बना रहा। जल्दबाजी का ये मतलब नहीं है कि क्वालिटी में कुछ खराब होगा। जो मैं बोल रहा हूँ वही से आएगा, जो मैं बोल रहा हूँ वही इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये इम्पोर्टेंट है। गारंटी कोई भी नहीं दे सकता, लेकिन मैं, जैसा कि तुम लोगों ने बायोलॉजी वाले वीडियो में भी देखा होगा कि ऑलमोस्ट 90 टू 95% आया है। सो यहाँ पे अगर तुम लोग 30 डेरिवेशंस के मैं 30 से 30 करके जाओगे ना, क्या कॉमन नहीं आएगा? तुम खुद ही सोच लो। सब सब कुछ टॉपिक में से सब कुछ इम्पोर्टेंट चीज मैंने निचोड़ के मैंने दे दिया है। सो 30 डेरिवेशंस करके जाओ, कॉमन आ जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। में वीडियो थोड़ा सा लंबा चला गया क्योंकि डिराइवेशंस वाला पार्ट है, समझाना पड़ता है। लेकिन वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से देखना, फिर जाके टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो लेना क्योंकि बहुत सारा कुछ तुम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, वहीं पे मिल जाएगा। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। बहुत 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 थैंक यू लास्ट वाले वीडियो के लिए। लेकिन इस वीडियो में भी मुझे वही सेम व्यूज़ चाहिए। बहुत सारा व्यूज़ लाओ और बहुत सारा कमेंट्स भी लाओ। कमेंट्स में तो जो बच्चे अभी रिटर्न कर रहे हो, मतलब वो वाला लास्ट वाला वीडियो देखे तुम लोग आ रहे हो, तो तुम लोगों को पता होगा कमेंट सेक्शन में जितना भी तुम लोग का डाउट्स था, जितना भी एग्जाम को लेके स्ट्रेस था, मैंने सबके बारे सबको डिस्कस किया है, सबके साथ मैंने बात किया है कमेंट सेक्शन में। मैं सबको रिप्लाई करता रहता हूँ ताकि तुम लोगों को कोई टेंशन ना हो एग्जाम के टाइम में। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग स्ट्रेस फ्री रहो, चाहे मुझे स्ट्रेस आ जाए लेकिन तुम लोग स्ट्रेस फ्री रहो, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना, कुछ कंफ्यूजन है तो वो भी कमेंट कर देना, अगर कुछ बुरा भी लगा हो तो वो भी कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो मैं मिल रहा हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मतलब डायरेक्ट मैं एनालिसिस में मिलूंगा। कब? फिजिक्स एग्जाम के बाद उसी शाम को लोग एनालिसिस वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए मैं तुम लोगों से लेता हूँ विदा। तुम लोग पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। बाय बाय।